ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में जिलाधिकारी पहुंचे मोहनलालगंज के खुजौली गांव और यहां पर जल शक्ति मिशन के तहत हो रहे कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी डीएम ने जांची परखी और जायजा लिया। रोज 300 मीटर के ट्रेनेज की कार्रवाई की जाए, ट्रेनेज की कराई जाए खुदाई, ये बात उन्होंने कही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि समय से काम पूरा कराने के अफसरों को निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। तस्वीरें आप देखिए, जिलाधिकारी मोहनलालगंज के खुजौली गांव पहुंचे और यहां पर निर्देशित करते हुए नजर आए। जो काम कर रहे हैं, निर्माणाधीन यहां पर काम चल रहा है, उसको लेकर उन्होंने निरीक्षण किया और गुणवत्ता को लेकर जायजा लिया, जानकारी ली कि किस तरीके से काम को किया जा रहा है, क्या कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है, ये भी जानकारी ली और गुणवत्ता को लेकर भी जांच उन्होंने की। कोई लगा दो ना, ऐसा ऐसे भी लगाओ उसमें नीचे, उसके बाद इसको ये हर एक कनेक्शन के लिए डिजिटाइजेशन कर दो। ठीक है। और अब अगली खबर कुशीनगर से। महिला की धारदार हत्या करने से सनसनी फैल गई है। आपको बता रहे हैं, कुशीनगर में महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। रामकोला में बदमाशों ने महिला की हत्या की है और 1 साल पहले पति की मौत हो गई थी महिला के, और अब महिला की हत्या कर दी गई है। 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी महिला। पुलिस ने 3 संदिग्धों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। रामकोला इलाके के मेहंदीगंज की पूरी घटना है। तस्वीरें आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस हालांकि मामले की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी और अब महिला की भी हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। महिला की धारदार हथियार से हमला करके हत्या की गई है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। 2 बच्चों के साथ महिला अकेले रहती थी। कुशीनगर का ये पूरा मामला है। पुलिस को ये सूचना मिली कि एक महिला का शव मिला हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पे पहुंचकर मौका मुआयना किया गया है। यहाँ फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इस महिला का नाम पूजा देवी है और इसके सर पे किसी धारदार हथियार से मार के इसकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा सभी पक्षों की जाँच की जा रही है। इस प्रकरण में अभी तक 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी पक्षों की गंभीरता से जाँच करके अग्रिम विधिक। कुशीनगर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। हत्या महिला की गई और आपने अभी पुलिस की बाइट भी सुनी, किस तरीके से बता रहे हैं कि इस महिला के सिर पर धारदार हथियार से हमला करके हत्या की गई है, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। और जैसे ही गांव वालों को इस मामले की जानकारी हुई, हड़कंप पूरे इलाके में मच गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस फिलहाल हर एंगल पर जांच कर रही है और हत्या की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रही है। 1 साल पहले बताया जा रहा है कि महिला के पति की मौत हुई थी और महिला जो है अपने बच्चों के साथ अकेले रहती थी। अब महिला की मौत हो गई है, 2 बच्चे अपने पीछे महिला छोड़ गई है और फिलहाल पूरे गांव में दहशत का माहौल है। रामकोला इलाके के मेहंदीगंज का ये पूरा मामला है, कुशीनगर का। तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं महिला के घर पर और लोगों में दहशत का माहौल, क्योंकि जिस तरीके से महिला की धारदार हथियार से हमला करके हत्या की गई, उसके बाद लोगों को भी अब डर मन में हो गया है। डर का माहौल पूरे इलाके में हर किसी के मन में व्याप्त है। महिला के 2 बच्चे उसके साथ रहते थे। पति की 1 साल पहले मौत हुई थी और अब महिला की भी संदिग्ध हालत में हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसके बाद महिला की मौत हो गई है। कुशीनगर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। गांव वाले मौके पर पहुंचे, गांव वालों को जब जानकारी हुई तो मौके पर पहुंचे, जिसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन हो रहा है लगातार फीस वृद्धि को लेकर। छात्र एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार ये प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है और तस्वीरें जो प्रयागराज से सामने आ रही हैं वो इसी तरह की हैं कि छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं जब तक फीस का जो बढ़ोतरी फीस की गई है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक इसी तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र एकजुट हुए हैं। काफी लंबे समय से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रावास भवन में बड़ी संख्या में पहुंचे हैं छात्र छात्राएं और आपको बता दें कि
छात्राएं धरने पर बैठे छात्रों का समर्थन देने के लिए पहुंची हैं। अब ये बड़ी जानकारी आपको इस मामले पर दे रहे हैं। विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन में पिछले 22 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। अनशन पर भी कई छात्र बैठे हुए हैं और अब बड़ी संख्या में छात्राएं भी यहां पर पहुंची हैं। फीस वृद्धि के विरोध में तमाम छात्र एकजुट हुए हैं और अब छात्राएं भी छात्र संघ भवन में बड़ी संख्या में पहुंची हैं। संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शोएब, अब छात्राएं भी समर्थन देने के लिए पहुंची हैं। हालांकि काफी लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है और विरोध छात्र लगातार फीस वृद्धि का कर रहे हैं। अब छात्राओं का भी समर्थन मिल गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर छात्राएं भी अब आगे आ चुकी हैं। उन्होंने भी अपना समर्थन दिया और इस फीस वृद्धि का विरोध किया है और मांग की है कि जल्द से जल्द ये जो बड़ी फीस है इसे वापस की जाए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि तमाम जो अलग अलग वर्ग हैं उनका समर्थन अब छात्रों को मिल रहा है। जहां छात्रों के अलग अलग जो विंग्स हैं, स्टूडेंट विंग्स हैं, वो सभी समर्थन दे रहे हैं, छात्राएं समर्थन दे रहे हैं। कल वकीलों ने भी बाकायदा जुलूस की शक्ल में छात्र संघ भवन पहुंचे थे और उन्होंने समर्थन दिया था। आज छात्राएं भी बड़ी संख्या में जो आमरण अनशन स्थल है छात्र संघ भवन वहां पर पहुंची हैं और बाकायदा समर्थन दिया है छात्रों की इस आंदोलन को। साफ किया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों की इस मांग को तुरंत माननी चाहिए और जो फीस वृद्धि की गई है वो उसे वापस किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये आंदोलन लगातार तेजी पकड़ता जा रहा है। 22 दिनों से लगातार छात्र अलग अलग तरीकों से आमरण अनशन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तालेबंदी की है, कल भू समाधि देने की कोशिश की है, आत्मदाह करने की कोशिश की है। तमाम तरह के प्रयास लगातार छात्रों की तरफ से किए जा रहे हैं कि उनकी एक सूची जो मांग है, मुख्य मांग है फीस वृद्धि, उसको वापस की जाए। बिल्कुल भी अच्छी ये जो छात्राएं पहुंची हुई हैं, छात्राएं भी अब हालांकि पहुंची हैं। लगातार 22 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है, काफी लंबा समय हो गया है। और क्या कुछ अभी रुख यूनिवर्सिटी का देखने को मिल रहा है? क्या फीस वृद्धि को लेकर कोई फैसला लिया गया है? और ये बड़ा सवाल है, लगातार यही सवाल अब छात्रों के मन में भी बना हुआ है और इसी वजह से प्रदर्शन जो है वो लगातार तेज हो रहा है। चलिए शोएब, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगी सरकार के निर्देशों का रायबरेली में भी पालन शुरू हो गया है। यहां बिना नक्शा के बन रहे 4 भवनों को रायबरेली विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि भवन आवासीय नक्शा पास कराकर व्यावसायिक भवन बनाए जाने के कारण सील किया गया है। दरअसल योगी सरकार अवैध निर्माणों को लगातार इसको लेकर सख्त है और जिस तरीके से योगी सरकार का एक्शन देखने को मिलता है अवैध निर्माण को लेकर, अब वही एग्जाम्पल रायबरेली में भी देखने को मिला है। इसी के मद्देनजर रायबरेली के विकास प्राधिकरण ने शहर भर में अवैध रूप से बन रहे व्यावसायिक और आवासीय भवनों को चिन्हित कर लिया है और कार्रवाई यहां पर की जा रही है। नोटिस भेजा जा रहा है। भवन स्वामियों को नोटिस देकर संतोषजनक जवाब ना दिए जाने की दशा में आज आपको बता दें कि छजल्लापुर, कैपरगंज और साथ ही साथ नेहरू नगर और त्रिपुला के पास 4 ऐसे भवनों को सील किया गया है। इनको पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन जब नोटिस देने के बाद संतुष्ट जवाब नहीं मिला, उसके बाद इस भवन को सील किया गया है। तस्वीर आप देखिए, लगातार कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से। अवैध बिल्डिंग्स पर, अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अवैध निर्माण को लेकर सख्त रहे हैं और अब उनकी सख्ती का असर देखने को मिल रहा है प्रशासन में भी। प्रशासन लगातार ऐसे निर्माण को अब चिन्हित करके उस पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये बिल्डिंग, इसका नक्शा पास नहीं है और इनको कार्य रोकने की नोटिस भी दी गई और कारण भी बताने के लिए नोटिस दी गई कि आप दर्शित करें कि क्यों निरंतर कार्य चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कार्य चलता रहा, जिसकी सूचना मिलने पर इसको सील करने की कार्रवाई की गई है। देखिए, ये बिल्डिंग, इसका नक्शा पास नहीं है और इनको कार्य रोकने की नोटिस भी दी गई और कारण भी बताने के लिए नोटिस दी गई कि आप दर्शित करें कि क्यों निरंतर कार्य चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कार्य चलता रहा, जिसकी सूचना मिलने पर इसको सील करने की कार्रवाई की गई है। और सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बसपा के पूर्व एमएलसी पर हुआ है 50,000 का इनाम घोषित। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लंबे समय से फरार चल रहा है पूर्व एमएलसी
हाजी इकबाल और इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। हाजी इकबाल की 203 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाजी और उसके बेटों की कुल 148 चल अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। इन संपत्तियों में जमीन, कोठी, वाहन, ज्वेलरी और साथ ही साथ फर्नीचर भी शामिल होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 203 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। इसमें चल अचल संपत्ति शामिल होगी। 148 चल अचल संपत्ति इसमें शामिल होगी। इन संपत्तियों में जमीन, कोठी, वाहन और ज्वेलरी, साथ ही साथ फर्नीचर भी शामिल होगा। न्यायालय के आदेश पर कुर्की की जाएगी संपत्तियों की। पुलिस ने हाजी इकबाल की तलाश तेज कर दी है। लगातार पुलिस हालांकि काफी लंबे समय से तलाश कर रही थी, लेकिन अब पुलिस के द्वारा तलाशी अभियान और तेजी से किया जा रहा है। इकबाल की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बना दी गई हैं और टीमें लगातार इकबाल को गिरफ्तार करने में लगी हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इकबाल के ऊपर अब इनाम भी घोषित किया गया है। 50,000 का इनाम इकबाल के ऊपर घोषित किया गया है। बसपा के पूर्व एमएलसी पर 50,000 का इनाम घोषित हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लंबे समय से फरार चल रहा है पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और अब इसकी गिरफ्तारी को लेकर तेजी से टीमें जो लगाई गई हैं वो काम कर रही हैं। लगातार टीमें एक्टिवली इसको गिरफ्तार करने में जुटी हुई हैं। कई टीमों का गठन किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी इसकी गिरफ्तारी हो सके। हाजी इकबाल की 203 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। ये जानकारी आपको साथ ही बता दें कि हाजी और उसके बेटों की कुल 148 चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। इन संपत्तियों में जमीन, कोठी, वाहन, ज्वेलरी और फर्नीचर तक भी शामिल होगा। आपको ये भी बता दें कि न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, संपत्तियों की कुर्की की जाएगी। पुलिस ने हाजी इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए अब तेजी से इसकी गिरफ्तारी को लेकर टीमें लगा दी गई हैं। कई टीमें इसको गिरफ्तार करने में लगी हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हाजी इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हैं। बसपा के पूर्व एमएलसी पर 50,000 का इनाम घोषित हुआ है। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। न्यायालय के आदेश पर कुर्क की जाएंगी संपत्तियां और कौन कौन सी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी वो भी हमने आपको बताया। कुर्क की जानी संपत्तियों में वाहन, कोठी, ज्वेलरी, फर्नीचर शामिल होगा। संवाददाता शरद कुमार हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शरद, ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है बसपा के पूर्व एमएलसी के ऊपर। इनाम भी इनके ऊपर घोषित किया गया है। कब गिरफ्तारी हो पाएगी? पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से हाजी इकबाल के खिलाफ शासन प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही, तो ये उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती की कार्रवाई होगी, क्योंकि 203 करोड़ रुपए की संपत्ति को आज जो है जब्तीकरण की कार्रवाई का जो है वो शुरू कर दी गई है। और सहारनपुर के कई थानों की पुलिस जो है इस समय जो है हाजी इकबाल के आवास पर मौजूद है और उनकी तमाम जो उनके बाग हैं, जमीन है, चल अचल संपत्ति लगभग जो 148 प्रॉपर्टी जो है वो पुलिस ने और जिला अधिकारी की सहमति से जो जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है पुलिस ने, तो वो आज से शुरू की गई है। तो इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर में जब्तीकरण का ये पहला ऐसा मामला होगा जो 200 करोड़ से पार हुआ है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, कहीं ना कहीं बड़ी अब मुश्किल हाजी इकबाल के लिए खड़ी हो गई है। 50,000 का इनामी भी घोषित किया गया है। शरद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है और पीएफआई के अलावा 8 और संगठन को भी बैन किया है। 8 और संगठनों पर भी एक कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएफआई को बैन किया गया है, साथ ही पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन यूएपीए के तहत लिया है, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में बताया जा रहा था कि शामिल थे ये सभी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। बता दें कि पीएफआई से जुड़े और भी कई संगठनों पर प्रतिबंध लगा है जो इस तरह से हैं। आप उनके बारे में भी जानकारी लीजिए, आपको बताते हैं।
रिहैब इंडिया फाउंडेशन यानी कि RIF, इसको भी बैन किया गया है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, इसको भी बैन किया गया है। इसके अलावा ऑल इंडिया इमाम काउंसिल यानी कि AIIC, इसको बैन किया गया है। साथ ही साथ नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बैन किया गया है। नेशनल विमेंस फ्रंट और जूनियर फ्रंट, इसके साथ ही एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन, ये तमाम वो 8 फाउंडेशंस के नाम हमने आपको बताए जिनको बैन किया गया है। PFI से जुड़े 8 संगठनों को भी बैन किया गया है। उन सभी के भी हमने आपको नाम बताए। लगातार छापेमारी की जा रही थी और छापेमारी के दौरान जो सबूत जुटाए गए, उन सबूतों में ये सामने आया कि PFI की तरफ से जो काम किया जा रहा है वो देश विरोधी है और इसी वजह से PFI को बैन किया गया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और CM योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। CM योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले का समर्थन किया है और आपको बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये कहा गया कि ये फैसला बहुत सही लिया गया है और जिस तरह से ये लोग देश विरोधी गतिविधि में शामिल थे, ऐसे लोगों को बैन ही किया जाना चाहिए। और आपको बता दें कि 8 ये संगठन और भी हैं जिनको बैन किया गया है। ये सभी PFI से जुड़े बताए जा रहे थे और जिस तरीके से नेटवर्क PFI की तरफ से तैयार किया जा रहा था वो देश हित में कहें तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। युवाओं को जिस तरीके से ये लोग अपने चंगुल में ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ISIS से जुड़े हुए भी इनके तार बताए जा रहे थे और देश विरोधी और तमाम चीज़ें PFI की तरफ से इकट्ठी की जा रही थी और कई बड़े ऐसे सबूत हाथ लगे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई की और एक्शन लिया। लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी भी आपने देखी, किस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही थी और छापेमारी के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया था। सैकड़ों इनके नेताओं को हिरासत में लिया गया था जो कि PFI से जुड़े थे और इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। कई पदाधिकारी PFI से जुड़े हुए हिरासत में लिए गए थे और आपको अब ये भी बता देते हैं कि आखिर PFI को बैन क्यों किया गया। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं PFI के बैन को लेकर। 5 साल के लिए बैन किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए बैन किया गया। इसके साथ ही साथ 8 और संगठन भी बैन किए गए हैं। देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इनको बैन किया गया है और ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। PFI और इसके जुड़े संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के वजह से बैन किया गया है। तमाम जो सबूत हाथ लगे थे वो इनके खिलाफ थे। ये गतिविधियां देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है, ये बात कही गई है। इनकी गतिविधियां भी देश की शांति और धार्मिक सद्भावना को ठेस पहुंचा सकती थी, खतरा थी देश के लिए। धार्मिक सद्भावना की बात करें उस हिसाब से भी, उस लिहाज से भी खतरा थी इनकी गतिविधियां और साथ ही साथ ये संगठन चुपके चुपके देश के एक तबके में गलत भावना जगा रहा था जो कि देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। जिस तरीके से भारत के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर तमाम अलग अलग धर्मों के लोग एकजुट होकर रहते हैं, कहीं ना कहीं PFI जो काम कर रहा था वो इस बात को गलत साबित करने के लिए बहुत ज्यादा सही, क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रहे थे उसमें यही था कि एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही थी और धार्मिक सद्भावना को खराब करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी। देश में असुरक्षा और इसके जरिए वो कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे और इस संगठन ने देश की संवैधानिक शक्ति के प्रति असम्मान भी दिखाया। बाहर से मिल रही फंडिंग के चलते देश की आंतरिक सुरक्षा का खतरा भी बना। समाज के खास वर्ग को कट्टरपंथी बनाने के लिए सीक्रेट एजेंडा भी यहाँ पर चलाया जा रहा था इन लोगों के द्वारा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक देश के लिए था और इसी वजह से PFI को बैन किया गया है। भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर रामनगरी अयोध्या में जिस तरीके से CM योगी आदित्यनाथ ने उनके चौक का उद्घाटन किया वो बहुत ही ज्यादा भव्य था। आज CM योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर का चौक का उद्घाटन किया है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और उन्होंने भी देशवासियों को, अयोध्या वासियों को संदेश दिया। अयोध्या के इस चौक पर 40 फीट लंबी बीणा लगाई गई है जो कि प्रतीक है स्वर कोकिला के स्वर से संबंधित प्यार का प्रतीक है। जिस तरीके से उन्होंने स्वर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बीणा की प्रतिमा लगाई गई है और आपको बता दें कि इसका वजन जो है 14 टन है। CM योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का आज उद्घाटन किया और इस मौके पर राम कथा पार्क में लता दीदी के चित्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं
किस तरीके से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, कितना भव्य आज का ये कार्यक्रम रहा। आज अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कई लोग पहुंचे, चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई और सरयू नदी के करीब लता चौक का निर्माण किया गया है। चौक का आकर्षण संगीत, वाद्य यंत्र, वीणा रहा है और ये तस्वीर बेहद खास जो कि अब अयोध्या में देखने को मिलेगी। चौक पर लगे वीणा का वजन 14 टन बताया जा रहा है और ये बहुत ही भव्य देखने में लग रहा है। वीणा की लंबाई 40 फुट और ऊंचाई 12 मीटर बताई जा रही है। ये खासियत आपको बता रहे हैं लता चौक की, जिसका निर्माण किया गया और आज लोकार्पण किया गया। आज लता मंगेशकर की 93वीं जयंती है और इसी मौके पर लोकार्पण किया गया है, यानी कि उद्घाटन करके लोगों को समर्पित किया गया है ये चौक। इसका निर्माण कार्य चल रहा था लगातार और सरयू नदी के किनारे इसका निर्माण कार्य किया गया है। यह आकर्षण का केंद्र लोगों के लिए बन रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और बैठक में बड़ा फैसला, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को लेकर फैसला लिया गया है। जिस तरीके से महंगाई की मार जनता देश की झेल रही है, कई जगहों पर हमने देखा प्रदर्शन भी देखने को मिलता है महंगाई को लेकर और कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की बात कही गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महंगाई भत्ते को लेकर ये बड़ा फैसला, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता रहे हैं केंद्रीय कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया महंगाई भत्ते को लेकर। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट बैठक और बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। महंगाई से जुड़ा ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।